हेलो व्यूअर्स, आप सभी के फेवरेट ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आतिफा। तो आज मुद्दा रहेगा पशु क्रूरता बनाम पशु नैतिकता विवाद। ये आर्टिकल लाइव मिंट में प्रकाशित खबर बीजेपी एमपी मेनका गांधी एक्यूजेस इस्कॉन ऑफ सेलिंग काउज टू बुचर्स, इस्कॉन डिनाइज एलिगेशंस, प्रोवाइड्स एविडेंस के सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं और साथ ही ये सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 4 के नीति शास्त्र खंड से जुड़ा हुआ है। तो चलिए आज के आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश भारत न केवल जैव विविधता के मामले में समृद्ध है, बल्कि अपने इस प्राकृतिक विरासत को सहेजने के लिए भी विश्व में जाना जाता है। भारत उन कुछ चुनिंदा देशों में शामिल है जहां प्रकृति और पशु दोनों ही पूजनीय हैं। सभ्यता के आरंभ से लेकर आज भी ये परंपरा भारतीय मानस में अपनी छाप बनाए हुए है। पशु और प्रकृति के संरक्षण की इसी परंपरा का असर है कि विश्व में मान्यता प्राप्त 36 जैव विविधता हॉटस्पॉट में से 4 हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा और सुंडालैंड भारत में हैं। और इतना ही नहीं, भारत ने इस जैव विविधता में लगातार वृद्धि की है। जैसे कि भारत ने केवल वर्ष 2022 में ही अपने पशु डेटाबेस में 464 नई पशु प्रजातियों को जोड़ा है। विश्व में पशु संरक्षण और कल्याण ने भले ही हाल के वर्षों में प्रमुख स्थान पाया हो, लेकिन ये सैंधव और वैदिक सभ्यता से ही भारतीय मूल्यों का हिस्सा है। हालांकि इसके बावजूद भी भारत में पशु क्रूरता के मामले सामने आते रहते हैं। मगर इस बार सांसद और जानी मानी पशु अधिकार कार्यकर्ता और पर्यावरणविद मेनका गांधी के एक बयान से ये एक बार फिर चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल उनके एक बयान के मुताबिक इस्कॉन देश का सबसे बड़ा धोखेबाज है जो अपनी गौशालाओं से गायों को कसाईयों को बेचता है। हालांकि उनके बयान ने पशु संरक्षण, संवर्धन और बूचड़खाने के मुद्दे को पहली बार नहीं उभारा है, बल्कि पशु क्रूरता के मामले पहले भी आते रहे हैं। चाहे फिर वो जल्लीकट्टू और कंबाला को लेकर विवाद हो या फिर आवारा पशु के मुद्दे पर गाहे बगाहे उठी चर्चा हो। तो ऐसे में आज हम समझेंगे कि भारत में पशुओं को लेकर आखिर संवैधानिक प्रावधान क्या है, देश के कानून इस पर क्या कहते हैं और इस पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय क्या है। इसके अलावा हम इस आर्टिकल में पशु नैतिकता के भारतीय मूल्यों का आकलन भी करेंगे। मगर सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर पशु संरक्षण जरूरी क्यों है और इनके कल्याण से जुड़े नैतिकता के विभिन्न पक्ष क्या हैं। तो असल में पशुओं की रक्षा करना जरूरी है क्योंकि वो पारिस्थितिक तंत्र और जीव मंडल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर मनुष्यों के लिए पृथ्वी पर जीवन संभव बनाते हैं। पशु पर्यावरण में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, जैसे कि वो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह को बनाए रखते हैं, तो वहीं कई जीव परागण, बीज फैलाव, कीटों को नियंत्रित करने और मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने में मदद कर खाद्य जाल बनाने में सहायता करते हैं। इतना ही नहीं, अगर इनमें से एक भी प्रजाति विलुप्त हो जाए तो संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र नष्ट हो जाने की संभावना बन सकती है। ऐसे में पशु संरक्षण मानवीय हितों के लिए तो जरूरी है ही, लेकिन इसके पीछे नैतिकता के भी प्रश्न हैं। इसलिए नैतिकता के आधार पर भी हमें इनके संरक्षण की जरूरत है। मानवों की तरह पशुओं में भी चेतना होती है, वो भी जैविकीय रूप से जटिल होते हैं। उनमें भी अपने साथ होने वाली घटनाओं को महसूस करने की क्षमता होती है। वो न केवल अपनी पसंद नापसंद का चुनाव करते हैं, बल्कि प्राकृतिक तौर पर अपने लिए सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता वाले जीवन जीने का भी प्रयास करते हैं। यही वजह है कि कई लोग पशुओं के अधिकारों की वकालत करते हैं। पशु अधिकारों का यही आधार पशु संबंधी नैतिकता है। इसकी बेस पर मनुष्यों से ये अपेक्षा की जाती है कि वो इसे अपना नैतिक उत्तरदायित्व समझकर उनके साथ गरिमापूर्ण व्यवहार करें। साथ ही पशुओं को उपयोग और उपभोग की वस्तु न समझते हुए उनके जीवन का सम्मान करें और उन्हें दर्द या तनाव न दें। पशु संबंधी इसी नैतिकता के आधार पर स्पेन में होने वाली बुल फाइटिंग और भारत में जल्लीकट्टू को लेकर अक्सर विवाद छिड़ा रहता है। इसके अलावा आवारा पशुओं को लेकर भी मचे बवाल का कारण यही है। पशुओं पर होने वाले क्लिनिकल ट्रायल के विरोध का आधार भी नैतिक ही है। स्विट्जरलैंड में तो नवंबर 2022 में पशुओं पर क्लिनिकल ट्रायल बंद करने का प्रस्ताव भी पेश किया गया था, हालांकि ये पास नहीं हो सका। भोजन, कपड़ों आदि के लिए होने वाले पशु वध के विरोध के पीछे भी नैतिकता के ही सवाल हैं। और हालिया इस्कॉन बनाम मेनका गांधी का विवाद भी इसी मुद्दे से जुड़ा हुआ है। लेकिन पशु नैतिकता का सवाल सिर्फ यहीं तक नहीं है।
बल्कि इसमें धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और क्षेत्रीय तत्व भी मौजूद हैं। जैसे गाय हिंदू धर्म में पूजनीय है, लेकिन सभी धार्मिक वर्ग ऐसा नहीं मानते। वहीं नागालैंड की कई जनजातियां कुत्तों को भोजन के रूप में देखती हैं, जबकि एक बहुत बड़ी आबादी इसके विरोध में है। इतना ही नहीं, आज चर्मोत्पाद एक बहुत बड़ा बाजार है। चप्पल, जूते, बेल्ट और बैग जैसे न जाने कितने ही फैशन के सामान इससे बनाए जाते हैं। जहां एक तरफ इनका क्रेज है, तो वहीं कुछ लोग इसके विरोध में भी खड़े हैं। एक तबका तो ऐसा भी है जो पशु अधिकारों को अप्रासंगिक मानता है। उसके अनुसार पशुओं में न तो स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता होती है और न ही उनके पास सोचने की शक्ति होती है। साथ ही वो नैतिक व्यवहार भी नहीं करते, इसलिए उन्हें अधिकार दिए ही नहीं जाने चाहिए। पाश्चात्य दार्शनिक रेने देकार्त और थॉमस एक्विनोस ऐसा ही मानते थे। इस तरह पशु संबंधी नैतिकता से जुड़े विभिन्न तत्व मौजूद हैं। हालांकि इन विभिन्न मत मतांतर के बावजूद आज लगभग संपूर्ण विश्व में पशु संरक्षण और कल्याण को लेकर विभिन्न कानून मौजूद हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि इस मामले में भारत में क्या प्रावधान है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य गाय, बछड़े तथा अन्य दुधारू और वाहक पशुओं की नस्लों के परिरक्षण और सुधार के लिए तथा उनके वध का प्रतिषेध करने के लिए कदम उठाएगा। वहीं अनुच्छेद 48A राज्य के लिए पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार तथा वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए निर्देशक सिद्धांत निर्धारित करता है, जबकि अनुच्छेद 51A के तहत मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। और इसके अनुसार ये भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वो वन, झील, नदियों और वन्य जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने का प्रयास करे तथा जीवित प्राणियों के प्रति दया रखे। इसके अलावा भारतीय दंड संहिता 1860 में भी पशु अधिकारों की बात की गई है। आईपीसी की धारा 428 और 429 में जानवरों को मारने, जहर देने, अपंग बनाने या बेकार करने जैसे क्रूरता के सभी कृत्यों के लिए सजा का प्रावधान है। ये कानून पशुओं के अनावश्यक दर्द और पीड़ा को दूर करने के लिए बनाए गए हैं। इसके साथ ही आईपीसी की धारा 377 के अनुसार स्वेच्छा से किसी जानवर के साथ प्रकृति के आदेश के खिलाफ शारीरिक संबंध बनाने के खिलाफ भी सजा का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त भारत ने पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 भी अधिनियमित किया है। इसमें पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 को लागू करने के पीछे जो प्राथमिक उद्देश्य था वो ये था कि जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम के लिए कानूनों में संशोधन किया जाए ताकि उनके अनावश्यक दर्द या पीड़ा को कम किया जा सके। इसमें घरेलू और जंगली जानवर दोनों के प्रति क्रूरता के विभिन्न कृत्यों पर विस्तार से चर्चा की गई है। इसके तहत आवारा जानवरों की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार को जानवरों के प्रति क्रूरता को रोकने के लिए नियम बनाने की शक्ति दी गई है। साथ ही पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम संपत्ति व जानवरों की देखभाल और रखरखाव नियम 2017 को भी स्थापित किया गया है। वहीं वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 जंगली जानवरों और पौधों की विभिन्न प्रजातियों के संरक्षण, उनके आवासों के प्रबंधन, जंगली जानवरों, पौधों तथा उनसे बने उत्पादों के व्यापार के विनियमन एवं नियंत्रण के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है। ये अधिनियम उन पौधों और जानवरों की अनुसूचियों को भी सूचीबद्ध करता है जिन्हें सरकार द्वारा अलग अलग स्तर की सुरक्षा तथा निगरानी प्रदान की जाती है। इन सब के अलावा संविधान में राज्य सूची के मद 14 में ये प्रावधान है कि राज्यों के पास पशुओं को आरक्षित करने, संरक्षित करने और सुधारने और पशु रोगों को रोकने व पशु चिकित्सा प्रशिक्षण और अभ्यास को लागू करने की शक्ति है। वहीं समवर्ती सूची के मद 17 में जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम और मद 17B में जंगली जानवरों और पक्षियों का संरक्षण जैसे मामले आवंटित किए गए हैं। यही वजह है कि इस मामले में कई राज्यों द्वारा भी कानून बनाए गए हैं। चलिए अब इतना समझने के बाद ये समझते हैं कि इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की आखिर क्या राय है। तो पशु अधिकारों के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने साल 2014 में भारतीय पशु कल्याण बोर्ड बनाम ए नागराज और अन्य के मामले में एक विस्तृत अध्ययन के जरिए कुछ पशु अधिकारों को जीवन के अधिकार के दायरे में ला दिया था। दरअसल इस फैसले में कोर्ट ने माना था कि संविधान का अनुच्छेद 51A(g) पशु अधिकारों का मैग्ना कार्टा है। साथ ही कोर्ट ने अनुच्छेद 21 के तहत जानवरों के जीवन की सुरक्षा के लिए भी कई टिप्पणियां की थी, लेकिन विरासत और धार्मिक सांस्कृतिक महत्व का हवाला देकर कोर्ट के इस आदेश के बाद भी
तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक ने अपने राज्यों में क्रमशः जल्लीकट्टू, बैलगाड़ी दौड़ और कंबाला जैसे पशु खेलों के संचालन की अनुमति जारी रखी। हालांकि राज्यों ने पशु क्रूरता कानूनों में बदलाव किया जिससे ये खेल पशु के खिलाफ क्रूर न हो। ऐसे में साल 2023 में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने भी इन्हें मान्यता दे दी। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने जानवरों की क्रूरता की रोकथाम यानी केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ केस प्रॉपर्टी एनिमल्स रूल्स 2017 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि जानवरों को बेचने का यह मतलब नहीं है कि जानवरों के साथ क्रूरता की गई है। कोर्ट ने माना था कि पशुओं की बिक्री से आजीविका में मदद मिलती है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सभी जानवरों को किसी भी जीवित व्यक्ति की तरह अधिकार प्राप्त इकाई घोषित करने की मांग वाली जनहित याचिका भी खारिज कर दी थी। वहीं हाल ही में एक फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गोहत्या पर रोक के संबंध में निर्णय लेने की बात को विधायिका पर डाल दिया। चलिए सुप्रीम कोर्ट के इन आदेशों को समझने के बाद ये जानते हैं कि आखिर इस मामले में हमें कहाँ खड़ा होना चाहिए। तो जैसा कि कोर्ट के निर्णय से साफ है कि पशु अधिकारों का संरक्षण जरूरी है, उनके खिलाफ कम से कम क्रूरता की जानी चाहिए। लेकिन यहाँ हमें ये ध्यान देना होगा कि हम धार्मिक सांस्कृतिक महत्व को पूरी तरह दरकिनार कर इन अधिकारों का संरक्षण नहीं कर सकते। भारत आज भी एक कृषि प्रधान देश है, जहाँ की लगभग आधी आबादी कृषि और पशुधन पर निर्भर है। तो ऐसे में ये पशु आजीविका के भी बहुत बड़े साधन हैं और इससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते। तो इसलिए जरूरी है कि पशु अधिकारों के साथ साथ मानवीय आजीविका का भी ख्याल रखा जाए। लेकिन इसका यह कतई अर्थ नहीं है कि हम गरिमा और पशु नैतिकता जैसे मूल्यों को सिरे से दरकिनार कर दें, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो हम एक बार सभ्यता के उस सिरे पर वापस चले जाएंगे जहां से चलकर हमने इतना लंबा सफर तय किया है। प्रसिद्ध फ्रांसीसी लेखक विक्टर ह्यूगो ने कहा था कि किसी राष्ट्र की महानता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वहां जानवरों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। तो ऐसे में हमें भी इसी तर्ज पर खुद को आगे जाने की जरूरत है। तो चलिए अब चर्चा को विराम देते हुए नोट कर लीजिए आज का सवाल। आजीविका बनाम पशु नैतिकता विवाद में हमें किसे महत्व देना चाहिए और क्यों? पक्ष विपक्ष में अपने तर्क दीजिए। तो व्यूअर्स, आज के एपिसोड में इतना ही। हमारा एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगले कार्यक्रम में किसी और खास विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।